हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से संबंधित हैं। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न शामिल है वो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछ रहा है कि सरदार सरोवर बांध। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ से संबंधित प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में आप लोगों से क्या हो, तो सरदार सरोवर इससे पहले भी पूछा जा चुका है सरदार सरोवर बांध, लेकिन फ्यूचर में भी पूछे जाने की संभावना है। पूछ रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए, भागीरथी नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर और या पेरियार नदी पर। तो बताइए दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से क्या ऐसा सही ऑप्शन होगा जो कि सरदार सरोवर बांध उस नदी पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नर्मदा नदी। क्या होगा दोस्तों, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। वही नर्मदा नदी की उद्गम की बात किया जाए दोस्तों, तो यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मेघालय में, गोवा में, कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में। तो देख लीजिए दोस्तों, चित्रकूट की अगर जगह की बात करेंगे तो यूपी में है, लेकिन जलप्रपात अगर पूछ लेगा दोस्तों तो आप कंफ्यूज मत होना, यूपी मत जाना। ठीक है दोस्तों, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने बांध देख लिया, जलप्रपात देख लिया। ये ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों कि आप लोग लगेगा कि हाँ, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। एलिफेंटा की गुफाएं आप लोग जानते हैं, कितना ही बार पूछ चुका है ये कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ, अजंता की गुफा कहाँ है, ये सब पूछता रहता है। क्या मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है। तो बताइए दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा तो कहाँ पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए, धूपगढ़ है, महेंद्रगिरी है, दोदा बेटा है या अनाईमुड़ी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है, तो अनाईमुड़ी है। यानी कि आखिरी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं प्रश्नों की। कह रहा है कि थीन बांध किस नदी पर बनवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप आईएमपी में जरूर लिख लीजिएगा। ये मुझे लग रहा है कि 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। क्या रावी नदी पर है, झेलम नदी पर है, ब्यास नदी पर है या चिनाब नदी पर है। तो बताइए दोस्तों, थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला प्रश्न क्या था, तो सरदार सरोवर बांध। अब क्या है, तो थीन बांध। यानी कि आपको बांध, जलप्रपात, नदी, इन सब से प्रश्न जो मिलते जुलते रहते हैं या पूछे जाते रहते हैं, उसके जो है निचोड़ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थीन बांध की बात कर लिया जाए दोस्तों, आप लोगों को बता दें जो रावी नदी है उस पर यह बांध बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, किस पर, तो रावी नदी पर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस स्टेट में बनाई गई। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है, तो किस स्टेट में यह बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। क्या राजनीति से है, अर्थशास्त्र से है, चिकित्सा से है या धर्म से है। ठीक है दोस्तों, तो चरक संहिता की बात किया जाए दोस्तों, तो यह पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों, तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे दोस्तों, तो चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि मेडिकल से संबंधित है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। आपको बताना है चरक। ठीक है दोस्तों, चरक एक व्यक्ति थे, वो किसके दरबार में थे। ठीक है दोस्तों, या किसके समकालीन थे, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई है। क्या बीमारी से हुई, युद्ध करते हुए, घोड़े से गिर कर हुई या आत्महत्या करके हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु कैसे हुई है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो घोड़े से गिरकर, चौगान को खेलते समय दोस्तों घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, वही कुतुबुद्दीन ऐबक तो आप सभी लोग जानते हैं, इससे क्या है, तो लाल बख्श के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जिसका जो है पूर्ण निर्माण की बात किया जाता है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने, तो इल्तुतमिश ने। गुलाम बख्श के संस्थापक की बात किया जाए दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। हालांकि वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 के बीच में दिल्ली के पर शासन करती हैं और पहली महिला हैं, शासिका हैं जो कि दिल्ली पर शासन करने वाली हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी। इल्तुतमिश की क्या थी, तो पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो दिल्ली जो है सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, तो इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों, तो इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम क्या था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, तो इल्तुतमिश है। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुलामों का गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो गुलामों का
गुलाम बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्यों गुलामों का गुलाम बोलते हैं दोस्तों, तो अभी हमने बताया जो मोहम्मद गोरी था इसका गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, तो गुलाम बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये गुलाम का भी गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग गुलामों का गुलाम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और वही रजिया सुल्तान की बात किया जाए तो पहली महिला शासिका है जिसने दिल्ली पर शासन किया था, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, क्या इल्तुतमिश था, आप सभी लोग जानते हैं, इसने तो गुलाम वंश का स्थापना किया था। खिज्र खान था, ठीक है दोस्तों। क्या बाबर होगा या मोहम्मद गोरी होगा, तो दोस्तों बाबर को तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का स्थापक है, जबकि सैयद वंश की बात किया जाए दोस्तों तो खिज्र खान था। कौन था दोस्तों, तो खिज्र खान। वह इल्तुतमिश की बात किया जाए दोस्तों तो इसका संबंध किससे है, तो गुलाम वंश से है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या 1922 में, 1920 में, 1942 में या 1930 में, तो बताइए दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों जो इसकी शुरुआत है 1920 में हुई थी, अगस्त 1920 में। जबकि 5 फरवरी 1922 में इसे क्या हुआ, तो स्थगित कर दिया गया, 5 फरवरी 1922 को। कब दोस्तों, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो आग लग गई थी थाने में, उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। डेट क्या है, तो 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, जबकि अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। कब शुरू किए गए थे, तो अगस्त 1920 में। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो हमारे प्रश्न में दिया है दोस्तों कहाँ पर, तो अशोक में, ठीक है दोस्तों। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी। अब ऑप्शन देख लीजिए कि कहाँ बुलाई गई थी, क्या पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में या कुंडलवन में। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों जो राजगिरी है यहाँ पर क्या हुआ था, तो हमारा पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो पहला हुआ था। वैशाली की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा हुआ था। पाटलिपुत्र की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर तीसरा, जबकि कुंडलवन की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो दोस्तों कितनी, तो 4 हुई थी, ठीक है दोस्तों। अशोक के समय में कौन हुआ था, तो पाटलिपुत्र का, क्योंकि तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र का ही हुआ था, ठीक है दोस्तों। वही राजगिरी जो पहला हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। वैशाली जो कालाशोक के समय में। कुंडलवन की बात किया जाए दोस्तों तो कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंतीदुर्ग ने, सिमुक ने, विजयालय ने या वासुदेव ने। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो दंतीदुर्ग। क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है दोस्तों। क्या लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है दोस्तों। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है दोस्तों। वही आपसे अगर मेरा यह सवाल है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी का कौन सा गुरु बोला जाता है, राजनीतिक गुरु की बात किया जाए दोस्तों तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को भी माना था। आप लोगों को बताना है दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं उन्हें महात्मा शब्द की उपाधि किसने दी थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय, पुलकेशिन प्रथम, सिमुक या बिंबिसार, ठीक है दोस्तों। तो बिंबिसार की बात किया जाए दोस्तों तो इसने कौन सा वंश की स्थापना की थी, तो हर्यक वंश की। किसने कौन से वंश की, तो दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। जबकि चालुक्य वंश की बात किया जाए दोस्तों तो पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि संस्थापक चालुक्य वंश की पूछेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी पर पुलकेशिन प्रथम पर चले जाएंगे। और बिंबिसार की बात किया जाए दोस्तों तो इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई, क्या सारनाथ में, गया में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों ऑप्शन इतना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है कि यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध, ठीक है दोस्तों, को ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन गया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सारनाथ क्या है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, क्या क्या था दोस्तों, तो प्रथम उपदेश की बात किया जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, तो सारनाथ। और वैसे वो श्रावस्ती एक जिला है जहाँ पर कि गौतम बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक दोस्तों। पाटलिपुत्र में बात किया जाए दोस्तों तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कांच है क्या अतिशीतित द्रव है, क्रिस्टलीय ठोस है, तरल क्रिस्टल है या इनमें से कोई नहीं। तो कांच की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया हमारा, और क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अतिशीतित द्रव। क्या होगा दोस्तों, तो अतिशीतित द्रव हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा कि टेमवर्म होगा, घोंघा होगा, केचुआ होगा या अमीबा होगा। तो तंत्रिका तंत्र की बात किया जाए दोस्तों तो क्या इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन जो है ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होने वाला रोग है
कैंसर, हीमोफीलिया, पेलाग्रा और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर हो जाएगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं, चट्टानों की गहराई का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, सोनार, लेजर, अल्ट्रा या ईसीजी। तो दोस्तों समुद्रों में डूबी हुई वस्तुओं, चट्टानों की जो है गहराई को मापने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका, तो सोनार का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन पाया जाता है केंद्रक में, बी कह रहा है कि लवक में, सी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कह रहा है कि राइबोसोम में। तो कहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पाया जाता है। राइबोसोम की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों की एक दिवसीय विश्व कप जीता था? क्या 2011 में, 2015 में, 2007 में, 2003 में? तो आप लोगों को बताया दोस्तों, जो दूसरी बार हम लोग 50 ओवर वाला जो है वर्ल्ड कप जीते थे वो कब जीते थे? तो आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2011। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2011। कप्तान कौन थे, तो एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी। और 2007 की बात किया जाए दोस्तों, तो कप्तान एमएसडी थे, लेकिन जो फॉर्मेट था वो T20 था। कौन था दोस्तों, तो T20 था, यानी भारत ने सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उसका जो विजेता है वो भारत थे। और उसके कप्तान की बात किया जाए दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है दोस्तों, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो है भारत में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे दोस्तों। फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी थे और यह मैच भारत ने जीत लिया था। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 मई, 2 जनवरी या 15 मार्च? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, एमएस भटनागर। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियर विज्ञान का जो जनक है वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। सर सीवी रमन की बात किया जाए दोस्तों, तो भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं सर सीवी रमन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था? ठीक है दोस्तों, क्या साहित्य के लिए, औषधि विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए या भौतिकी के लिए? ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तो 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहला जो पुरस्कार वो साहित्य के क्षेत्र में आया था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सन कौन था, तो 1913। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? क्या अहमदाबाद में है, कानपुर में है, रांची में है या जयपुर में है? तो झूलती हुई मीनारों वाली एक मस्जिद की बात किया जाए दोस्तों, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो अहमदाबाद गुजरात में झूलती हुई मीनारों वाली मस्जिद पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, क्या मैसूर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है या बेंगलुरु में है? तो कहाँ पर है दोस्तों, तो मैसूर कर्नाटका में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न में भी कुछ आंसर छुपे रहते हैं, कुछ जानकारियाँ छिपी रहती है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो त्योहारों के त्यौहार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हार्नबिल फेस्टिवल। एक प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है त्योहारों के त्यौहार किसे बोलते हैं, तो किस त्यौहार को बोलते हैं, तो हार्नबिल फेस्टिवल जो होता है, हार्नबिल त्यौहार जो होता है उसे हम लोग त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य में मनाया जाता है, तब ऑप्शन आप देखिए, क्या बिहार में मनाया जाता है, नागालैंड में, केरल में या कर्नाटका में? तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और हार्नबिल फेस्टिवल को ही हम लोग त्योहारों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जो पूर्वोत्तर के 7 बहनों में से 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, क्या असम होगा, सिक्किम होगा, मणिपुर होगा, मेघालय होगा? तो 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ असम हो सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ नहीं लगती है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय? तो बताइए दोस्तों, किसके साथ नहीं लगेगा? तो मणिपुर क्या लगेगा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल? बताइए दोस्तों, तो बांग्लादेश की सीमा के साथ दोस्तों मणिपुर नहीं लगेगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चीन के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2? तो बताइए दोस्तों, चीन के साथ कौन कौन से राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? तो 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि चीन के साथ सीमा साझा। राज्य बता दीजिए दोस्तों, कौन कौन से होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। एपी कल्चर है
मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन दोनों, और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। तो एपीकल्चर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर के अध्ययन के अंतर्गत लेते हैं। जबकि रेशम कीट की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो सेरीकल्चर बोलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर। निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है, पेलाग्रा, अतिसार, बेरी या घेंघा। उत्तर बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा। तो चावल को धो देने से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी, तो विटामिन B की। ठीक है दोस्तों, विटामिन B किसे बोलते हैं हम लोग, तो बेरी को बोलते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, फंक ने, हॉकिंस ने, लूलिन ने, और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। तो विटामिन जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग वो फंक के द्वारा किया गया था। यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, क्या पित्ताशय में, यकृत में, हृदय में, या बड़ी आंत में। तो जो पित्त रस का निर्माण है दोस्तों पित्ताशय में नहीं होता, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की तरफ कतई मत जाइएगा। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, क्या यकृत है, या अग्नाशय है, लार ग्रंथि है, और डी कह रहा है कि सभी है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले धन विधेयक की बात किया जाए दोस्तों तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। और किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, और लोकसभा के सदन में ही यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती हैं जब उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, डी करा उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तब ये संयुक्त ये बैठक होती है। संयुक्त जो ज्वाइंट सीटिंग है दोस्तों वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 108 में ज्वाइंट सीटिंग, 110 में बजट सॉरी धन विधेयक जो है कि 110 में है, जो है बजट वित्तीय वार्षिक विवरण जो है वो 112 के अंतर्गत दिया हुआ है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान संख्या है 212, 249, 213 या 245। तो कितनी है दोस्तों, तो 245। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने की जो उम्र है वो दोस्तों 25 वर्ष है। कितना दोस्तों, तो 25 वर्ष है। वही एक एमपी जो कि लोकसभा का जो एमपी है वो उसका भी उम्र कितना है, तो 25 वर्ष है। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष है। राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो उम्र है वो 35 वर्ष है। 18 वर्ष जो है दोस्तों वोट देने की उम्र है, और 21 वर्ष जो है वो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए है। ठीक है दोस्तों, और जबकि प्रधानमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो 25 वर्ष हो जाएगा, मुख्यमंत्री का 25 वर्ष, विधायक का उम्र 25 वर्ष, लोकसभा सांसद का उम्र कितना है, तो 25 वर्ष ही है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, UNDP, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो कौन जारी करता है दोस्तों, तो UNDP। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ, कीन्स, रॉबिन्स, डी कह रहा है कि मार्शल। तो किसने कहा था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एडम स्मिथ इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है, क्या नाबार्ड के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या वित्त आयोग के द्वारा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए दोस्तों तो इसके द्वारा ही पंचवर्षीय योजना की जो नमूना है तैयार किया जाता है। वही राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए दोस्तों तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो जो नाबार्ड है दोस्तों वो क्या तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी। तो बताइए दोस्तों, नाबार्ड जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। नाबार्ड की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1982 में यह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब, तो 1982 में शुरू किया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, क्या मार्शल को, एडम स्मिथ को, किन्स को, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एडम स्मिथ इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4, 6, 7, 8। तो कितने हैं दोस्तों, तो पता है 6 भागों में बटा हुआ है। यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, क्या ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या
अरावली। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी वाला शिवालिक जो हिमालय का पर्वत प्रदेश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो फिर पंजाल कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं, आप लोगों को जरूर बताना है।